नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। आज बहुत विशेष टॉपिक है नीच भंग राजयोग। हर व्यक्ति परेशान है कि उसके चार्ट में जो है वो किसी न किसी ग्रह की नीचता है। और मैं सबके चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके चार्ट में नीचता है। पहले समझ लेते हैं कि जब डेबिलिटेशन नीचता की बात करते हैं तो किन किन ग्रहों के लिए कौन कौन सी राशियाँ जो है, क्योंकि राशियों के आधार पर ही नीचता और उच्चता तय होती है। अब राशियों के आधार पर क्यों होती है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। कोई ग्रह किसी राशि में होकर के उच्च का होता है, मतलब राशि के जो रिसोर्सेज है वो उसके लिए फ्रूटफुल है, उसमें वो अच्छा रिजल्ट दे पाता है। और जिस राशि में वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो सर्कमस्टांसेस उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं, वहां पे उसको बोलते हैं वो डेबिलिटेटेड है, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सन जब एरीज में होते हैं, और एरीज का मतलब क्या है, वो मार्स का साइन है, फर्स्ट हाउस है, और सन वहां पे सुबह का टाइम होता है, तो सन बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मतलब एक राजा अपने वॉरियर के साथ बेस्ट परफॉर्म करता है। सेल्फ की बात होती है, सन सेल्फ है, तो दैट इज द फैंटास्टिक प्लेस। थिंक अबाउट सन जो अकेले चलने वाले हैं, उनको सातवें घर में, जो सातवीं राशि है कालपुरुष की, दैट इज लिब्रा, वहां आकर के कैसा महसूस होगा। तब वहां जाके उनको नीचता वाली फीलिंग आती है, तो हम कहते हैं कि ओ सन जो है वो लिब्रा में आकर के डेबिलिटेट कर जाते हैं। उसी तरह जब मून को देखेंगे, मून स्कॉर्पियो में डेबिलिटेट कर जाते हैं। मरकरी पाइसिस में जाकर के डेबिलिटेट कर जाते हैं। उसके बाद वीनस का डेबिलिटेशन वर्गो का है। उसके बाद मार्स जो है वो कैंसर में डेबिलिटेट करते हैं। मार्स के बाद जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेट करते हैं। और शनिदेव सैटर्न गेट्स डेबिलिटेटेड इन एरीज। राहु और केतु का कोई डेबिलिटेशन पॉइंट नहीं होता है। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आगे की कभी वीडियो में बताऊंगा कि उच्चता और नीचता का मतलब क्या होता है, और कोई ग्रह किसी हाउस में क्यों उच्च का होता है, उसका अपना अपना एक मतलब है। लेकिन दूसरी तरफ राहु और केतु को बहुत सी परंपराएं कहती हैं। कोई कहेगा कि जेमिनी जो है उच्च का है, कोई कहेगा सजिटेरियस उच्च का है। छाया ग्रह है, माया के ग्रह हैं, मोक्ष के ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसकी एनर्जी लेकर के उसके माध्यम से अपना रिजल्ट देते हैं। इसलिए ये जहां रहेंगे अच्छा ही रिजल्ट देंगे, राशि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अब सोचो, सबसे खराब प्लेसमेंट किसको कहते हैं? लोग कहता है मार्स और राहु दोनों में संबंध अच्छा नहीं होता है। राहु अगर स्कॉर्पियो के हो जाए तो बहुत सारी परंपराओं में ये कहा जाता है कि ये डेबिलिटेशन पॉइंट है। जबकि सच्चाई यही है, राहु मार्स के घर में बैठ करके, मार्स राहु के घर में बैठ करके बहुत अच्छे इंजीनियर बनाते हैं। आज एलन मस्क जो भी है वो राहु मार्स के कंजंक्शन की वजह से है। इसलिए ये मिथ है कि इनका कोई उच्च का घर होता है, नीच का घर होता है। हाँ, घर जरूर होता है। एक्वेरियस और वर्गो के को लॉर्ड होते हैं राहु, पाइसिस और स्कॉर्पियो के को लॉर्ड होते हैं केतु। अब आपने नीचता समझ ली। जब कभी भी कोई ग्रह नीच का हो आपके चार्ट में, तो रिजल्ट को कैसे देखें? सबसे पहली चीज, कौन सा लॉर्ड नीच का हो रहा है। इसका मतलब है, मान लीजिए आपके चार्ट में एरीज लगना के एग्जांपल लेते हैं, मार्स इन द फोर्थ हाउस, मतलब आप नीच के हो रहे हैं, आपको वो नीचता की फीलिंग आ रही है, नंबर वन। नंबर टू, ये फीलिंग कौन दिला रहा है? तो आप फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, फोर्थ हाउस में वो जाकर के डेबिलिटेट हो रहे हैं, मतलब मदर की वजह से, सोसाइटी की वजह से आपको वो नीचता की फीलिंग आ रही है। अब यहीं पे ये खत्म नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि क्या ये नीच कभी अच्छा रिजल्ट दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा में? ट्रस्ट मी, अगर आपके चार्ट में नीच भंग है तो वह राजयोग से बेहतर है। राजयोग में प्रॉब्लम क्या है कि जिम्मेदारियां बहुत होती है, वो धन योग नहीं है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। लेकिन नीच भंग राजयोग में व्यक्ति सक्सेसफुल होता ही होता है। एक सूत्र है, अगर D10 में आपका एक नीच का ग्रह हो, सैटर्न इज वेरी मच हैप्पी, यू विल डू रियली गुड। और अगर उस नीच का भंग हो जाए तो इवन मोर फैंटास्टिक, गारंटीड सक्सेस। आप चार्ट ले आओ जिसमें नीच है और नीच का भंग है और उसको सक्सेस नहीं है, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब नीच भंग होता कैसे है? किसी भी ग्रह का D1 में नीच होने, सबसे पहला प्रिंसिपल है, आप उसको D9 में देखें। D9 विष्णु चार्ट है, विष्णु जी के आशीर्वाद से कोई भी नीच भंग हो सकता है। तो अगर जो ग्रह नीच के हैं, मान लीजिए सन आपके नीच के हैं लिब्रा में, अगर वो D9 में जाकर के एग्जॉल्ट कर जाते हैं, एरीज के हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये उनकी नीचता का भंग है, नीच भंग है, नंबर वन। सेकंड कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप देखें कि जिस राशि में बैठे हैं वो राशि स्वामी कहां है। अब इसमें आपको दो तीन ग्रह याद रखने होंगे। पहला, कि जिस राशि में वो बैठे वो राशि स्वामी, तो सन के केस में वीनस हो गए। दूसरा, कि लिब्रा में एग्जॉल्ट कौन होते हैं, तो ये हो गए आपके सैटर्न। इन दो ग्रहों को आप देख लें। अगर ये दो ग्रह लग्न से केंद्र में बैठे हैं, मतलब 1, 4, 7 और 10,
इन 4 भावों में से किसी एक भाव में कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो यह ग्रह कैपेबल है नीच भंग देने के लिए, अपनी मैच्योरिटी पे ये नीच भंग दे देगा। तो अगर मान लीजिए कि 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, 1st हाउस में वीनस कहीं बैठे हुए हैं तो वीनस अपनी मैच्योरिटी 25-26 पे सन की नीचता को भंग कर देंगे और ऐसे ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है और उसको समझ में नहीं आता है। अब इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है कि आपके चार्ट में वीनस कौन है। अच्छा, तो इस व्यक्ति की शादी हुई क्योंकि 7th लॉर्ड है, या परिवार में किसी बच्ची का जन्म हुआ, कोई बेबी, फीमेल बेबी की मैं बात कर रहा हूँ, गर्ल चाइल्ड का जैसे ही जन्म हुआ आपकी निजता का भंग हो गया, वो एज भी मैच कर रहा है 25-26 का और आपको सरकारी नौकरी लग गई और आप आश्चर्यचकित है कि अचानक से कैसे हुई, क्योंकि नीच भंग हो गया। ठीक है, अगर वीनस नहीं है तो सैटर्न है। लेट्स सपोज सैटर्न 10th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, जिस हाउस में भी बैठे हैं, जब उनकी मैच्योरिटी आएगी 36 ईयर्स, तब जाकर के इस नीचता का भंग स्वतः हो जाएगा। अब यह है कि यह स्वतः हो रहा है अपनी मैच्योरिटी पे। व्हाट अबाउट, क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? हाँ, एक ऑप्शन और है। जब आपको चेक करना होता है कि इन्हीं दोनों में से कोई ग्रह क्या मून से केंद्र में है क्या। मून से केंद्र में होने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मून आपके 2nd हाउस में है तो आप क्या चेक करोगे? 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, इसमें से किसी भी भाव में अगर वीनस या सैटर्न बैठे हैं then again these grahas are capable to give नीच भंगा। बट कंडीशन है, लगना इज यू, लगना इज सेल्फ, लगना पीपल को दिखाता है जो आसपास के हैं, मून इज मनस। इस केस में आपको मंत्रा चैंटिंग करनी होती है। जो ग्रह आपको नीच भंग दे रहे हैं मून से केंद्र में रह के, उस ग्रह से प्रॉपर रेमेडी मंत्रा आपको निकालना होगा, पर्सनलाइज मंत्रा। ये नहीं कि माँ दुर्गा का आप चूंकि वीनस है तो माँ दुर्गा की आप आराधना कर ले, माँ लक्ष्मी की आप आराधना करने लगे, या सैटर्न है तो लॉर्ड शिवा। विच फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, विच फॉर्म ऑफ द फीमेल डियटी? माँ दुर्गा की आप करेंगे, माँ काली की आप करेंगे, माँ गौरी की आप करेंगे, माँ लक्ष्मी की करेंगे, किस फॉर्म की करेंगे? पहले वो पर्सनलाइज मंत्रा आप पता करें अपने एस्ट्रोलॉजर से, उस मंत्रा की चैंटिंग करें। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू इट रेगुलरली 43 डेज में इसका असर दिखने लगता है। लेकिन अगर आपने 1 साल कर लिया तो आपका नीच भंग हो जाता। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई 1 ईयर? क्योंकि हमारे कर्मों को, जो भी हम कोई काम सीक्वेंस में या लगातार करने की बात करते हैं, उसको सन मॉनिटर करते हैं। किसी भी लंबे दौर की जो कोई रिलेशनशिप हो या कोई मंत्रा चैंटिंग करना हो, कोई साधना करना हो, सन 12 भावों को 1 साल में टच करते हैं। अगर 1 साल लगातार अगर मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो इस व्यक्ति के चार्ट से नीच गायब हो जाएगा, नीच भंग राजयोग मिलता है। और दोनों ही प्लैनेट, एक जिनकी नीचता भंग हुई है और जो दूसरी जो नीचता भंग जिन्होंने की है, दोनों ही प्लैनेट के केस में आपको दशा में बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो पदोन्नति हो, चाहे वो आपको नई नौकरी मिलने का हो, या धन योग एक्टिवेट होने का हो। तो ये हमने देखा कि यार नीच भंग राजयोग है। ये नीच भंग राजयोग इसलिए बेहतर है, और खास करके अगर D10 में है तो इवन फैंटास्टिक। देखो, सैटर्न इज अ कर्म कारक। He always says that you need to work hard. अब कोई ग्रह अगर उच्च का हो जाए तो आपके अंदर एक अभिमान आ जाता है, स्वाभिमान आ जाता है कि यार मैं तो इस घर को अच्छे से जानता हूं। वो रिसोर्स, आप थोड़ा सा काम करते हो आपको रिजल्ट मिल जाता है, फिर आराम से आप बैठ जाते हो। लेकिन जब कोई ग्रह किसी भाव में नीच का होता है, व्यक्ति वहां ज्यादा एफर्ट लगाता है, और जब वो एफर्ट लगाता है शनिदेव खुश रहते हैं, बिकॉज कर्म कारक है, और मेहनत करो और मेहनत करो। इसीलिए D10 में इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव 1 नीच प्लैनेट एंड देन यू शुड हैव नीच भंग। जैसे नीच भंग है वैसे ही उच्च भंग दरिद्र योग होता है। अब बहुत से लोग इस गुमान में रहते हैं कि मेरे चार्ट में उच्च का प्लैनेट है, और फिर एक एस्ट्रोलॉजर के पास वो जा कहते हैं मेरा सन उच्च का है, मेरा सैटर्न उच्च का है, मेरा वीनस उच्च का है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। कभी आपने सोचा है कि जैसे नीच भंग होता है वैसे उच्च का भंग भी हो सकता है? और ये बहुत पिकुलियर कॉन्सेप्ट है। मैं डेली कंसल्टेशन में उसका इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए प्रैक्टिकली जब मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है और कैसा रिजल्ट आता है। अब आप अपने चार्ट में पहले उच्च के प्लैनेट को देख लें। जैसे सन एग्जॉल्ट करते हैं एरीज में, मून एग्जॉल्ट करते हैं टॉरस में, मरकरी की बात कर लें एग्जॉल्ट करते हैं वो वर्गो में। उसके बाद मार्स की बात कर लेते हैं, मार्स एग्जॉल्ट करते हैं कैप्रिकॉन में, वीनस एग्जॉल्ट करते हैं पाइसिस में, जुपिटर एग्जॉल्ट करते हैं कैंसर में, सैटर्न एग्जॉल्ट करते हैं लिब्रा में। राहु केतु का कोई एग्जॉल्टेशन नहीं होता है, जिस राशि में होते हैं उसकी एनर्जी को लेकर के वो अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं और रिजल्ट निकाल पाते हैं। अगर वो राशि अच्छी नहीं है, भाव अच्छा नहीं है तो निगेटिव रिजल्ट देंगे, राशि अच्छी है, भाव अच्छा है तो वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव देंगे। ऐसे राहु 12 घरों में कैपेबल है अच्छा रिजल्ट देने के लिए।
केतु भी देते हैं, लेकिन वो मोक्षा के हिसाब से देते हैं, राहु भोगा के हिसाब से देते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे वापस कि आपके चार्ट में 2-3 उच्च हैं। भाई आपका सन भी उच्च का है, वीनस भी उच्च का है। सबसे पहले वीनस को ले लेते हैं। मेरा वीनस उच्च का है जी, मेरी शादी नहीं होती है। वेरी गुड, हमको धन नहीं मिलता है क्योंकि वीनस तो फाइनेंस है और सब लोग कहता है अगर वीनस उच्च का हो, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है तो आपको पैसा मिलना चाहिए। नाउ थिंक लाइक दिस, आपके चार्ट में 3 मेलेफिक प्लैनेट प्राइमरली होते हैं, जिसको महर्षि पराशर ने मेलेफिक कहा है। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। ये 3 लॉर्ड किसी को भी एफ्लिक्शन देने के लिए मोर देन एनफ है, नंबर 1। दूसरा, इन 3 के डिस्पोस्टर को आप देख लें। मान लीजिए 6th लॉर्ड आपके चार्ट में 4th हाउस में बैठे तो उसके डिस्पोस्टर 4th हाउस के जो मालिक होंगे वो हो जाएंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एरीज लग्न। 6th लॉर्ड आपके वर्गो साइन पड़ा, 6th हाउस। लॉर्ड हो गए मरकरी, मरकरी बैठे हुए 4थे भाव में तो डिस्पोस्टर हो गए मून। सो व्हाट यू हैव टू डू इज 6, 8, 12 भावों के स्वामी, साथ में उनके डिस्पोस्टर को आप नोट कर लें। अगर आपके उच्च के प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में इन 6 में से कोई ग्रह बैठे हैं, उनको दृष्ट कर रहे हैं, उनसे ट्राइन में है, तो उच्चता का उच्च जो आपकी जो उच्च के ग्रह है उसको ये भंग कर रहे हैं। या आपका जो एग्जॉल्टेशन पॉइंट मिल रहा है जो ग्रह का, वो 6, 8, 12 में मिल रहा है। क्या करेंगे? एक्सेप्ट वीनस, वीनस की बात छोड़ देते हैं, वीनस डज रियली गुड इन 12th हाउस। बट मान लीजिए आपके जुपिटर एग्जॉल्ट हो गए 6th हाउस में, दैट इज फॉर सिन फ्री। आप मटेरियलिस्टिक लोग रहे, आप तो सर्विस देख रहे थे, आप तो जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बड़ा संत हो जाओ, तुम्हारा जो है वो जीवन बहुत अच्छा चलेगा, तुमको मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। बट आपको तो नौकरी चाहिए थी, वो नौकरी आपको दे नहीं पा रहे हैं। सन एग्जॉल्ट हो गए हैं 8th हाउस में, बहुत अच्छी बात है जी, आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको पैसे की चाहत है, वो बोलते हैं आप रिसर्च करो, वो कहते हैं आपको ज्योतिष में जाओ, वो कहते हैं कि आप दूसरे का इलाज करो। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हेल्पिंग अदर्स थ्रू योर रिसर्च। आपके किसी भी उच्च प्लैनेट के साथ अगर 6, 8, 12 के मालिक या उसके डिस्पोस्टर का संबंध बन जाता है तो उच्चता खत्म हो जाती है। और जैसे मैंने D9 का प्रिंसिपल बताया था, अगर उच्च का ग्रह D1 में जो उच्च का है वो D9 में जाकर के नीच का हो जाए तो भी ये उच्च भंग दरिद्र योग है। अब अलग अलग वर्गा को इवैल्यूएट करो। मान लो कोई प्लैनेट जो है वो D1 में उच्च का है, D9 में उच्च का है और D10 में जाके नीच का हो जाता है और कोई नीच भंग नहीं है। व्हाट डज इट मीन? D9 ये कहता है कि प्रारब्ध आपका अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। D1 ये कहता है कि उच्च का आपको रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए और D10 कहता है कि आप कर्म नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? आप देखोगे, और मैं बिना चार्ट देखे बता रहा हूं, आप चार्ट चेक कर लेना, किसी के भी चार्ट को उठा लेना जिसमें ये कॉम्बिनेशन हो। ऐसे व्यक्ति के साथ फ्री विल हाउस के लॉर्ड बैठे हुए होंगे और मेलेफिक इन्फ्लुएंस में ये उच्च का ग्रह D1 में होगा। जब उच्च का ग्रह D1 में मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो और फ्री विल के लॉर्ड के साथ हो, व्यक्ति अपने फ्री विल की वजह से काम नहीं करता है क्योंकि वो इस गुमान में रहता है कि उसको तो उच्चता मिल गई है। और यही कारण है कि D10 में उसका रिफ्लेक्शन जो है वो नीच का होता है और नीच का भंग नहीं होता है। तो आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर को, पंडित को, पुरोहित को जब दिखाते हैं चार्ट, वो D1, D9 देखे, फैंटास्टिक, अरे D9 में एग्जॉल्टेड है, यू विल गेट इट। D9 is just saying what is coming from the prarabdha. D1 is saying it might get manifested. D10 आपको बताता है कि आप कर्म करोगे तब वो मैनिफेस्ट करेगा। भाई मिठाई अगर प्लेट में रख दिया जाए, आपको हाथ उठा के, हाथ लगा के उसको उठाना, वो चल के आपके मुंह में नहीं आएगा। जो गांव में, घर में जो माँ बाप सिखाते हैं, इसी चीज़ को सिखाते हैं कि D9, D1 is good, but you have to look at D10. इस तरह से आप अपने चार्ट में चेक करें। अगर नीच का भंग है, फैंटास्टिक। अगर उच्च का दरिद्र योग है, उच्च भंग दरिद्र योग है, ट्रस्ट मी, उसकी दशा अंतर्दशा में यू माइट लूज योर इमेंस लाइक ह्यूज वेल्थ विच कैन मेक यू क्राई। और जब अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से मिल करके उसकी रेमेडी एडवांस में ले और कम से कम 1 साल तक उसकी मंत्रा चैंटिंग जरूर करें ताकि वो बुरा दिन आपको देखना ना पड़े। और जब एस्ट्रोलॉजर आपको बताए कि D10 में क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उस हिसाब से अपने कर्मों को भी सुधारें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।